अपेक्स कॉमर्स एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम फिर आप लोग के सामने उपस्थित हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा निर्गमित किया हुआ मॉडल सेट कक्षा 11th लेखा शास्त्र का लेकर। तो आइए हम लोग एक एक कर करके क्वेश्चन को सीखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लिखता है, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेनदेनों को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखांकन, सेकंड ऑप्शन है पुस्तपालन, थर्ड ऑप्शन है खाता बही और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लेखांकन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी यानी कि कैश, माल यानी कि गुड्स या संपत्ति यानी कि एसेट्स को कहा जाता है। कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैपिटल यानी कि पूंजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई थी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1948, 1959, 1950 और 1952। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1949। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेनदेन पर दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ओनली। ये गलत है, सॉरी, इसका जो आंसर देख के हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि क्या इसका आंसर सही है या गलत है। तो पहला ऑप्शन है सत्य, सेकंड ऑप्शन है गलत यानी कि फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है कांट से कहा नहीं जा, ये नहीं कह सकते, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉल्स, गलत, क्योंकि व्यापार छूट मतलब ट्रेड डिस्काउंट कैश और उधार दोनों पे दिया जाता है, ना कि सिर्फ क्रेडिट लेनदेन पे। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कौन सा होगा, तो ये गलत होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, आमतौर पर एक लेखा अवधि ... से शुरू होती है। कौन सा मंथ से शुरू होता है? तो पहला लिखा है साल की पहली जनवरी, साल की पहली फरवरी, साल की पहली मार्च और साल की पहली अप्रैल। यहाँ हिंदी में गलत लिखा हुआ है, यहाँ अप्रैल लिखा, इंग्लिश में अप्रैल लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है। तो जनरली दो चीज पे स्टार्ट होता है, एक होता है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च को समाप्त होता है और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को समाप्त होता है। सॉरी, फर्स्ट लॉ में मैंने क्या बोला कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को समाप्त होता है, और दूसरा क्या है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ज्यादातर हमारा ये यूज होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो इसका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट है। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अचल संपत्तियों में शामिल है यानी कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड अंतिम रहती, क्लोजिंग स्टॉक, पेमेंट इन एडवांस, अग्रिम भुगतान, लैंड और कैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लैंड यानी कि भूमि। 7 नंबर क्वेश्चन है, चालू संपत्ति में शामिल है। चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स इंक्लूड, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास गुडविल, सेकंड ऑप्शन है प्लांट, थर्ड ऑप्शन है फर्नीचर और फोर्थ ऑप्शन है कैश एट बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कैश एट बैंक। ये करंट एसेट्स है, बाकी सारा का सारा क्या लिखा हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट्स है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस। तो एक है मजदूरी खाता, किराया खाता, फर्नीचर खाता और फर्नीचर रिपेयर अकाउंट। तो इसमें से सबका, इसमें से कौन, क्या पूछा हमको कि कौन सा व्यय नहीं है? तो वेजेस भी व्यय है, रेंट भी व्यय है, फर्नीचर यानी कि एसेट्स ये हमारा व्यय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फर्नीचर। 9 नंबर में लिखता है, व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए आहरित राशि है यानी कि द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज कैश, सैलरी, ड्रॉइंग और लोन यानी कि नगद, वेतन, आहरण और ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह अवधारणा कि निकट भविष्य में एक व्यवसायी उद्यम को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा ... के रूप में जाना जाता है। द कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस इंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नो एज। कौन सा अवधारणा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मौद्रिक इकाई की अवधारणा यानी कि मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट, चालू व्यवसाय की अवधारणा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और इसका फिर है
मिलान अवधारणा यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, और इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स यानी कि चालू व्यवसाय की अवधारणा। ये आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया है कि यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट व्यवसाय को उसके मालिकों से अलग माना जाता है। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। व्यवसायिक इकाई लाभ के लिए है, बिजनेस एंटिटीज फॉर प्रॉफिट। व्यवसाय नियमित लाभ का हकदार है, बिजनेस इंस्टिट्यूट फॉर रेगुलर प्रॉफिट। और लास्ट ऑप्शन है, व्यवसायिक संस्था समाज की सेवा के लिए यानी कि बिजनेस एंटिटी इज फॉर ए सर्विस ऑफ सोसाइटी। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए नंबर, यानी कि व्यवसाय को उसके मालिक से अलग माना जाता है। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन पे, धन मापन अवधारणा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज ए, कौन सा कॉन्सेप्ट है इसका? तो सभी केवल सभी वित्तीय लेन देनों के लिए लागू, केवल सभी गैर वित्तीय लेन देनों के लिए पर लागू, सभी वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देनों के लिए लागू, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केवल सभी वित्तीय लेन देनों पर लागू, अप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। 13 नंबर में क्या लिखता है, कराधान के लिए प्रावधान के अनुसार किया जाता है, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू रूढ़िवादिता की अवधारणा, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट्स, चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स, और मिलान की अवधारणा मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, और नन ऑफ दी एबव, ऊपर में कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रूढ़िवाद, ये रूढ़िवाद की अवधारणा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि देनदारियों और संपत्तियों की राशि क्रमशः 90,000 और 1,50,000 रुपए है तो पूंजी की राशि होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 60,000, यानी कि आप क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाएंगे तो जो शेष बचेगा वो आपका हो जाएगा कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, सौदों का पुनर्अभिलेखन। दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण। तीसरा ऑप्शन है समांकों का विश्लेषण एवं निर्वाचन, और चौथा ऑप्शन है ए और बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सौदों का पुनर्अभिलेखन, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। 16 नंबर है, लेखांकन में लेखा होता है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, केवल वित्तीय लेन देनों का, केवल गैर वित्तीय लेन देनों का, वित्तीय एवं गैर वित्तीय दोनों का, और स्वामी के निजी लेन देनों का। तो इसका जो आंसर एक्चुअल में होगा कौन सा था, ये 16 नंबर। तो इसका आंसर होगा केवल वित्तीय लेन देनों का, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। 17 नंबर में है, क्रय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है, द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू लाभ और हानि खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि विनियोग खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ और हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और व्यापारिक खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि व्यापारिक खाता। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संयंत्र की नगद खरीद यानी कि परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश, कुल संपत्ति में कमी होगा, इसको खरीदने से कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, और कुल संपत्ति में वृद्धि होगी, इंक्रीज टोटल एसेट्स, और इनमें से कोई नहीं। तो इसको खरीदने से क्या होगा, नगद खरीदेंगे तो एक एसेट्स बढ़ेगा और एक एसेट्स हमारा मतलब घटेगा। तो यहाँ पे होगा कुल संपत्ति, यहाँ कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है और उसके बदले में हमारे पास क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, संयंत्र उधार में खरीदा, परचेज ऑफ प्लांट फॉर क्रेडिट, यानी इससे क्या होगा, कुल संपत्ति में कमी, कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं, कुल संपत्ति में वृद्धि, और इनमें से कोई नहीं। उधार खरीद रहे हैं आप तो हमारा संपत्ति बढ़ जाएगा और लायबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ लायबिलिटीज का तो कोई कंडीशन लिखा ही नहीं है, तो हम सिर्फ इस पे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुल संपत्ति में कोई, सॉरी इसका करेक्ट आंसर ये होगा, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर होगा कुल संपत्ति में वृद्धि, क्योंकि संपत्ति खरीदने से हमारा संपत्ति क्या होगा, बढ़ जाएगा। 20 नंबर है, यह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या
व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दिस अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स ए पर्सन और पर्सन्स। तो इसका क्या आंसर होगा राइट वाला। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत खाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी और स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। तो ये आपका वित्तीय प्रकृति का नहीं है। मशीन खाता है, मशीन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रियल अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स है और एसेट्स हमारा रियल से संबंधित होता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 31 मार्च 2012 को 5,000 रुपए मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास 8,000 रुपए का अंतिम स्टॉक बचा रहा, यह है क्या है? तो एन इवेंट ट्रांजेक्शंस, ए ट्रांजेक्शंस एज वेल एज एन इवेंट और नाइदर ए ट्रांजेक्शन और नॉर ए इवेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक घटना यानी कि एन इवेंट। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? नाममात्र खाते में डेबिट शेष दर्शाता है। द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शो एक्सपेंसेस, गेन, लायबिलिटीज और नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। तो नाममात्र खाता क्या दिखाता है? तो हमारा एक्सपेंसेस को दिखाता है डेबिट साइड में, यानी कि खर्च को दिखाता है। 25 नंबर, आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है? आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है? यानी कि ड्रॉविंग्स कम अंडर विच अकाउंट? तो इसका आंसर है पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। ठीक है, वास्तविक खाता में नहीं आएगा क्योंकि एसेट्स नहीं है, और इम्पर्सनल का मतलब रियल और नॉमिनल होता है, ये दोनों में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत खाता। 26 नंबर क्वेश्चन मिलता है, पुष्पालन की प्रारंभिक इकाई है। तो कौन सा प्रारंभिक इकाई है? तो रोजनामचा प्रविष्टि, योग करना, शेष निकालना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोजनामचा प्रविष्टि यानी कि जर्नल एंट्री। 27 नंबर क्या लिखता है? माल की नगद खरीद दर्ज की जाती है। कैश परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। तो नगद खरीदेंगे तो किस में दर्ज किया जाएगा? परचेज बुक में। तो उधार खरीदते हैं। सेल्स बुक में हम लोग क्या करते हैं? जो माल हम बेचते हैं उधार में उसका लेखा करते हैं। कैश बुक में नगद लेन देनों का लेखा होता है, यानी कि इसका लेखा किस में होगा? तो कैश बुक में होगा। 28 नंबर में क्या लिखता है? लेखांकन की मान्यताएं हैं। एक्सचेंज, पीरियड, यूनिटी ऑफ मेजर्स और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऊपर वाली है सबसे डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है। डेबिट नोट तैयार किया जाता है। हु प्रिपेयर ए डेबिट नोट? कौन तैयार करता है? तो क्रेता, विक्रेता, कैशियर और इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है विक्रेता यानी कि सेलर। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रोकड़ खाता हमेशा डॉट 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 दिखाया जाता है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एवं क्रेडिट दोनों, और डेबिट एवं क्रेडिट शेष में एक, यानी कि इसका ज्यादातर होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? तो डेबिट बैलेंस होगा। किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? अवधि की अवधारणा, ठीक है, अस्तित्व की अवधारणा, सरलता की अवधारणा और एकरूपता की अवधारणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अस्तित्व की अवधारणा, एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्नीचर का कारोबार करने वाला व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर उसके लिए डॉट 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 माना जाएगा। तो एसेट्स नहीं होगा, वो लायबिलिटीज भी नहीं होगा, परचेज होगा क्योंकि उसको बेचना है, ये गुड्स के अंतर्गत आता है, तो आप परचेज मानेंगे इसको। ठीक है, अगर ये फर्नीचर का व्यापारी नहीं होता, कोई स्टेशनरी का व्यापारी होता, ऐसा हम मान लें, तो अगर वो और उस कंडीशन में अगर वो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर उसके लिए एसेट्स होता, लेकिन इसका कारोबार ही है फर्नीचर का, तो फर्नीचर क्या होगा? माल होगा, और माल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो परचेज से। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? संपत्ति की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा। संपत्ति को जब हम लोग बेचेंगे तो क्या क्रेडिट होगा? तो कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है? क्रय खाता के लिए, संपत्ति खाता के लिए, रोकड़ खाता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति बेचने पे हमारा कौन सा खाता क्रेडिट होगा? तो एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। एसेट्स बिकेगा तो एसेट्स ही क्रेडिट करेंगे। माल की, ये 34 नंबर क्वेश्चन पे है, माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा। क्रय के लिए, क्रय खाता के लिए, विक्रय खाता के लिए, रोकड़ खाता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग माल बेचेंगे तो उसके लिए क्या क्रेडिट होगा? तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद है मूल प्रलेख के अंतर्गत आते हैं रिसिप्ट्स, इनवॉइस एंड बिल्स, पेइंग स्लिप और ऑल ऑफ
देश, तो इसमें से सभी आएंगे। तो आप इसको करेक्ट आंसर में ये हो जाएगा डी नंबर। तलपट है, क्या है ये? तो पर्सन यानी कि व्यक्तिगत खाता है, अव्यक्तिगत खाता है, शेषों की सूची है, व्यक्तिगत खाता है। तो ये क्या है? शेषों की सूची है, ठीक है, शेड्यूल ऑफ बैलेंस। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? क्रेता के द्वारा माल वापिस पर भेजी जाने वाली चिट्ठी को कहा जाता है। ए नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। उसके बाद है आपका वापसी पत्र यानी कि रिटर्न नोट, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका एक्चुअल आंसर होगा डेबिट नोट यानी कि नाम पत्र। 38 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी कि जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट और नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है कि कैपिटल ऑफ ए बिजनेस यानी कि एक व्यवसाय की पूंजी 75,000 रुपये और दायित्व 25,000 रुपये है, तो व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियां होगी। तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, वो हमारा कुल संपत्ति होगा यानी कि 1 लाख रुपए इसका कुल संपत्ति होगा। तलपट के दोनों पक्षों में मिलान नहीं होता है तब कौन सा खाता खोला जाता है? तो एक है उच्चंत खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सस्पेंस अकाउंट, उच्चंत खाता। तो ये हम लोग सीख लिए 40 नंबर तक क्वेश्चन। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।